Morning everyone, my name is Ankit Kar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 13th November करंट अफेयर्स। आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स ये है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो स्पर कर गया है। नाइन इन्फ्लेशन टू 6.2%। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली क्या है कि इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन जो है 14 मंथ हाई पे चली गई है, जो कि 6.2% है अक्टूबर के अंदर। ये सिग्निफिकेंटली स्पाइक हुआ है। फूड के प्राइसेस जो है काफी बढ़ गए हैं, और पर्टिकुलरली वेजिटेबल्स और एडिबल ऑयल्स ने स्पाइक किया है। और ये एक्सीड कर चुकी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टॉलरेंस लिमिट में। आपको पता है ना, 4 ± 2 है, 2 से 2 to 6% के ब्रैकेट ही इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाता है, और ये उसके ऊपर रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर चली गई है। फूड इन्फ्लेशन के अंदर वेजिटेबल्स ने 57 मंथ हाई एक्सपेक्ट किया है, जो कि 42.2% इंक्रीज है। एडिबल ओवर 9.5% इंक्रीज हुआ है, जो कि हाईएस्ट इन नियरली 2 ईयर्स है। और फ्रूट्स एंड सीरियल्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द राइज। भाई साहब, आप रियलिटी में when I purchase some fruits or some vegetables, it is really skyrocketing। तो भाई अपने आप को कंट्रोल करो भाई साहब प्राइसेस को। उनके पीछे ये है कि कोर इन्फ्लेशन में जो है, जो फूड और एनर्जी को हटा देते हैं वो स्टेबल है, बट थोड़ा सा अपवर्ड हुआ है। ग्लोबल फैक्टर्स क्या है कि एडिबल ऑयल तो बाहर से ही उसकी सप्लाई में डिसरप्शन हो गई है बिकॉज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। बट ओवरऑल चीजें ये है कि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इन्फ्लेशन में, कंजप्शन में, डिमांड्स में और सप्लाई में, तभी जाके ये चीजें होगी। फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से आपको पता है कि यूएस ने अभी रेट्स जो है कट किए थे, लेकिन अभी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो वो आरबीआई इंटरेस्ट रेट जो है वो कट नहीं करेंगे। इकोनॉमिक आउटलेट ये बोल रहा है कि परसिस्टेंट जो हाई इन्फ्लेशन है वो चैलेंज करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि वो कंज्यूमर की स्पेंडिंग को जो है कम करता है। शार्प राइज जो फूड प्राइसेस में हुए हैं, वेजिटेबल्स और एडिबल ऑयल्स में हुआ है, वो प्राइमरी ड्राइवर है ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन सर्ज। द डेवलपमेंट हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक आउटलुक एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस। ये आपको सबको समझ आ गया होगा। दिल्ली पुलिस में बेसिकली दो है कि अभी गैंगरेप की वारदात हुई थी दिल्ली में, 17 ईयर ओल्ड गर्ल की और 22 ईयर ओल्ड आंट पे। उसमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको अपने आप सेफ रखो और किसी के ऊपर रिलाई मत करो। ये स्टोरी बेसिकली ये थी कि किसी ने आपको बोला कि मैं इस क्लब से दूसरे क्लब में छोड़ दूंगा, और इस आपकी सिचुएशन हुई है, और फिर उन पर ट्रस्ट करके वो आगे निकल गए, और फिर ये सिचुएशन हुई है। तो आप अपने आप को किसी पे भी ट्रस्ट ना करें और ऐसी सिचुएशन में हो ही ना। बाकी जो सेक्शन 64(1) है पनिशमेंट फॉर रेप है, 71 है वो गैंग रेप के लिए है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, और सेक्शन 4 जो है वो पॉक्सो एक्ट के लिए है एट द लाजपत नगर पुलिस स्टेशन। ये सिर्फ सेक्शंस के लिए मैंने करवाया था। बाई पोल्स के इलेक्शन हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में और झारखंड में, तो उसमें ईडी ने जो है रेड की है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिसमें इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो सकते हैं बांग्लादेशी नेशनल्स के। रेड जो है टारगेट किया है 17 लोकेशन पे, इवन होटल और रिसोर्ट में भी चेक किया है। ईडी ने रिकवर किया है इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस सच एज फेक आधार कार्ड और forged passports, illegal arms, or property documents during the raids. The agency alleges that the infiltration of the Bangladeshi national has led to generation of slush fund and could potentially alter the demographic landscape of Jharkhand tribal dominated region. These raids also come ahead of the first phase of the polling in Jharkhand, and findings could significantly impact the स्टेट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप। होपफुली आपको समझ आ गया कि बांग्लादेशी नेशनल्स के पास में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उनके बेसिस पे, और उनसे वोट फोर्स ना डल पाए, उस पर ईडी ने रेड की है। इसराइल मसलन, इसराइल बेसिकली क्या है कि उसने करेंसी डीवैल्यूएशन करनी है बाय 43%, एंड मिक्स रिएक्शंस के साथ आया है फ्रॉम वेस्टर्न इकोनॉमिक्स ने ये बोला है कि दिस इज a desperate attempt to combat a soaring inflation of 40%। और कंट्री की रिलायंस जो है मेनली फॉरेन एड से ही करती है, बट ये इस तरह की अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि क्राइसिस को कंट्रीब्यूट कर सकती है। ऐसी ऐसी में डिवेल्युएशन जो है वो प्रॉफिटेबल तो है फॉर द शॉर्ट टर्म, जिससे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। इट कुड हैव आल्सो हैव नेगेटिव consequences इन लॉन्ग टर्म बेसिस। द ऑस्टेरिटी मेजर्स इंक्लूडिंग हाई इनकम टैक्स रेट्स हो चुका है, स्टेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चुकी है, और एरोड वर्क मोरल हो चुका है। द करंट टैक्स सिस्टम विच एनकरेजेस अंडर द टेबल ट्रांजेक्शन कुड फर्दर एक्सरबेट द सिचुएशन। जो करंट टैक्स सिस्टम है और अंडर द टेबल ट्रांजेक्शन है, वो जो सारी चीजें हैं वो सिचुएशन को खराब ही करेंगी, ये बोला जा रहा है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने आउटलाइन किया है 17 रीजन्स ऑफ डिनाइंग और रिवोकिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज। दीज रीजंस इंक्लूड बेसिकली, इनका एक क्राइटेरिया बना दिया कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स फॉर द एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, एफसीआर एक्ट को जो है वो रिवोक कर लिया जाएगा। इन इनसाइटिंग मैलिशियस प्रोटेस्ट,
रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं, आपको पता है एनजीओ के नाम पे जो फंड्स आते हैं उसमें रिलीजियस कन्वर्जन करवा देते हैं। फेलियर टू यूटिलाइज फंड्स को सही ढंग से सही एम्स और ऑब्जेक्टिव पे यूटिलाइज नहीं होते, या उसमें नॉन सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न्स, अपनी फाइनल सीट्स नहीं प्रोवाइड की जाती, पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग होती है अगेंस्ट ऑफिस बेरर और मेंबर्स, फेलियर टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स। Ministry will conduct field inquiries to verify if NGOs are complying with FCRA regulation. If any violations are found, the registration of NGO may be cancelled। आपको पता है ना, एनजीओ से आपका जो ब्लैक मनी है उसको भी वाइट कर दिया जाता है। तो इसलिए एफसीआरए ने 17 रीजंस दिए कि इस तरह की चीजें होती है तो वो रिवोक कर लिया जाएगा एफसीआरए एक्ट। डीआरडीओ ने कैरी की है मेडन टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ ए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ऑन नवंबर 12 2024। की रेंज है 1000 किलोमीटर की। लॉन्च प्लेटफॉर्म है मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर। डेवलपमेंट किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु में। सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोवाइड इंडिया विद लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक लैंड टारगेट्स। This successful test is a major milestone in India's missile development program and enhances the country's defense capabilities। अभी बेसिकली बाकू में चल रहा है, तो उन्होंने 29th कॉन्फ्रेंस है, कोप 29 है बाकू में। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस क्या है? फाइनलाइज किया है एग्रीमेंट होने ग्लोबल कार्बन क्रेडिट कार्बन मार्केट एड्रेसिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग क्यूज रिलेटेड टू द आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें ग्लोबल कार्बन मार्केट में मार्केट जो है वो कह रहे हैं विल अलाउ कंट्रीज टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स आप बेसिकली वो करते हो कि ऐसी कंट्रीज या ऐसे इंडस्ट्री सेक्टर्स जो कार्बन एमिशन कम करते हैं तो वो फिर अपने या करते ही नहीं है, और क्या कार्बन और वो पॉजिटिव इम्पेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट पे, तो वो अपने कार्बन को ट्रेड कर सकते हैं किसी को, जो जैसे एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और बाकी चीजें हैं, एविएशन फ्यूल और समथिंग है। तो उसमें क्या है, कार्बन एमिशन होता है, और कार्बन एमिशन में उसके उस वो ज्यादा करते हैं तो वो ऐसी इंडस्ट्री से बाय कर सकता है कार्बन क्रेडिट। ये नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। फिर उससे क्या है कि कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर फोकस हो जाएगा कि हम ओवरऑल जो कंट्री एमिशन कम कर रहा है कार्बन को उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये चीजें अलाउ कर दी है। एड्रेसिंग कंसर्न एग्रीमेंट जो है, कंसर्न एड्रेस किया है कि ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कार्बन क्रेडिट्स में। ये फेक नहीं होना चाहिए, जेन्युइन चीजें होनी चाहिए। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी क्या है कि देर आर चैलेंजेस टू मैनेज सच एज अकाउंटिंग एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो अभी तक है वो अभी भी चैलेंजेस है, और अकाउंट कौन करेगा वो भी है। और इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर पता है, हम सबने रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया और उनसे कार्बन एमिशन भी किया, जो डेवलप्ड इकोनॉमी हो चुकी है। और अब जो है आपको पता है फैक्ट्रीज तो चाइना और इंडिया में है, तो वो उनका एमिशन तो ज्यादा होगा, तो फिर उसके इम्पेक्ट के लिए क्या है, ये भी एक चैलेंज है। तो दिस बाकी ओवरऑल ये डिस्कशन हुआ कि कार्बन क्रेडिट ट्रेड हो चुके और ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम किया जाएगा और लो कार्बन इकोनॉमी को डेवलप किया जाएगा। बट इंडिया की जो है वो कार्बन, इंडिया का कंट्रीब्यूशन 4.6% तक होएगा 2024 में। अभी तक 3.2% हो चुका है, ये एक्सपेक्ट किया गया है। ओवरऑल ग्लोबल कमी एमिशन जो है 0.8% राइज करेगा, जो कि 1.2% था लास्ट ईयर में। 0.8% बढ़ेगा इस बार 1.2, तो विच इज गुड थिंग। चाइना, यूएस और इंडिया एंड यूरोप की जो 27 कंट्री है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में। पर कैपिटा एमिशन में यूएस हाईएस्ट है, फिर चाइना है एंड देन इंडिया है। कंट्री स्पेसिफिक ट्रेंड में क्या है, इंडिया जो है 4.6% इंक्रीज इन एमिशन करेगी, वाइल चाइना जो है वो 4.2% से ही बढ़ेगी। ओवरऑल इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी 4.6। आपको पता है ना, चाइना तो लगभग 12 पे बैठा है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, 422.5 पार्ट्स पर मिलियन हो चुका है 2024 के अंदर, विच इज 52% अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। और इससे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, तो इसलिए रैपिड एक्शन लेने पड़ेंगे। डिस्पाइट द पेरिस एग्रीमेंट गोल, करंट ट्रैजेक्टरी सजेस्ट दैट दिस टारगेट में बी इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू अचीव। होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन फॉर सीआईएस सीआईएसएफ, ट्यूसडे को अप्रूव किया है। अब ऑनरेबल अमित शाह ने 53rd सीआईएसएफ डे के फंक्शन पे ये इनॉग्रेशन स्टेटमेंट दी थी, और अभी ये फाइनली अप्रूव हो चुका है। तो अब प्रिपरेशन करनी है। अभी 7% है सीआईएसएफ के अंदर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर 7% फीमेल है, बट अब ये पूरी की पूरी बटालियन जो है फर्स्ट
वो ऑल वुमेन बटालियन वो भी अप्रूव कर दी गई है। मोडेस्ट रिबाउंड किया गया है कि सितंबर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अप 30.1%। इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट रिबाउंड किया है सितंबर 2024 में, showing a 3.1% growth after a contraction in August. This uptick was primarily driven by 3.9% in मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11 सेगमेंट्स ग्रो किए हैं, 23 सेगमेंट्स में से 11 ग्रो किए हैं। कंज्यूमर गुड्स जो है 6.5% ग्रोथ हुआ है, क्योंकि फेस्टिव सीजन डिमांड थी। कैपिटल गुड्स भी इंप्रूव हुए हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी शो होता है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ी है। चैलेंजेस ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग सेक्टर ने वीक ग्रोथ शो की है, और अर्बन डिमांड भी स्लो हुई है। आउटलुक ये है कि फेस्टिव सीजन और गुड मॉनसून में बूस्ट द रूरल डिमांड, बट एलिवेटेड बोरोइंग कॉस्ट would weigh on urban consumption. Overall, while the September data indicates a recovery in industrial activity, outlook remains uncertain. अभी भी uncertain है, कोई prediction नहीं किया जा सकता stability basis पे, with potential headwinds from the rising interest rate बढ़ रहे और global economic conditions को देखते हुए। वेटरन बंगाली एक्टर जो मनोज मित्रा है वो पासेस अवे एट 85। इन्होंने जो है ये मतलब एज के कारण ही मरे हैं। उन्होंने लास्ट ब्रेथ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में लिए। तपन सिन्हा में एक्टर थे ये, फॉर हिज रोल इन तपन सिन्हा, जो कि फिल्म थी मंचार मर भगन एंड टू ऑफ सत्यजीत रे क्लासिक में। घर घरे बैरे और घर जोतरा में काम किया है, और 80 फिल्म से ज्यादा में काम किया। स्टॉलवर्ड्स डायरेक्टर्स लाइक बुद्धा साहब दास गुप्ता के साथ ही उन्होंने काम किया, शक्ति समांता के साथ, तरुण मजूमदार बोस के साथ, और बासु चटर्जी गौतम घोष के साथ। टाटा स्टील ऑर्गेनाइज कर रहा है चेस इंडिया चेस टूर्नामेंट, जो कि कोलकाता में खोला जाएगा, विद स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे। इसमें इंडिया के भी होंगे, इंटरनेशनल के भी होंगे, जो कि दोनों धनियों ऑडिटोरियम में होंगे। बोथ वो मेंस एंड वोमेन सेक्शन में स्ट्रॉन्ग प्लेयर लाइनअप है। मैग्नस कार्लसन जो टॉप बंदा है, वेस्ले वेस्सो, और इंडिया के टैलेंट लाइक प्रणंदा एंड निहाल सरीन विल कम्पीट। एक्साइटिंग फॉर्मेट है, रैपिड और ब्लीज फॉर्मेट होएगा। इंटेंस एंड अनप्रिडिक्टेबल मैचेस होंगे। इंडिया का टैलेंट शोकेस है। इंडिया प्लेयर्स लाइक अर्जुन, दिव्या, आर वैशाली हैव द अपॉर्चुनिटी टू साइन ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। निम वेन्यू जो है दोनों धानियों स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम है। टाटा स्टील चेस इंडिया tournament is expected to be a thrilling event showcasing the best of chess talents and providing a platform for Indian players to further establish their dominance in the chess world. 90% ऑफ रशिया इंडिया ट्रेड इज इन लोकल करेंसी। अपने आप में बड़ी बात है भाई कि इंडिया जो है रुपीस के अंदर इनसे बात कर रहा, ट्रेड कर रहा है, और उन्होंने वोस्ट्रो अकाउंट हमारे बैंकिंग अकाउंट्स में ओपन किया है। तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इनेबलिंग ट्रेड सेटलमेंट जो लोकल करेंसी में था, वो आरबीआई ने परमिट किया था पेमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड ट्रांजेक्शन इन रुपीस। It followed the start of the Ukraine war and shutting out of the Russia from the international payment and settlement system. 20 authorized dealer banks जो हैं in India have been permitted to open 92 special rupee Vostro accounts of partner banks. In India have been permitted to open special rupee Vostro account open किया है। बांग्लादेश, बेलारूस, बोत्सवाना, फिजी, गुयाना, इसराइल, कजाकिस्तान, केनिया के साथ भी इंडिया जो है इन्होंने वोस्ट्रो अकाउंट ओपन कर लिए हैं। बिटकॉइन देख लो आप, जब से ट्रम्प इलेक्ट हुआ, और ट्रम्प इलेक्शन से पहले कितना स्काई रॉकेटली इंक्रीज कर चुका। $90,000 एक हिसाब से आप देखोगे तो 80 लाख के आसपास या 75 लाख के आसपास। बिटकॉइन रिसेंटली सर्ज नियर $90,000। द इंक्रीज इज फ्यूल्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प, हु एम्स टू मेक द यूएस क्रिप्टो capital by fostering friendly regulation and increasing domestic Bitcoin mining. Bitcoin has risen about 32% since the US election, benefiting the Republican support, which contrasts with the stricter stance of the बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इन्वेस्टर्स आर ऑप्टिमिस्टिक ये 1 लाख तक पहुंच जाएगा, डॉलर तक पहुंच जाएगा बाय ईयर एंड। क्रिप्टो करेंसी हैज मोर देन डबल्ड इन वैल्यू इन 2024, ड्रिवन बाय इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट कट्स फ्रॉम द फेडरल रिजर्व। ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और एक ये जैगुआर जो है अब से गाड़ी नहीं बेचेगा यूके में फॉर ए ईयर, एज इट इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ऑल इलेक्ट्रिक लाइनअप ओन्ड बाय टाटा मोटर्स। जैगुआर लैंड रोवर जो है प्लान कर रहा है रीलॉन्च ऑफ जैगुआर ब्रांड इन 2026 विद ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल से भेजेगा। रिमेनिंग इन्वेंटरी जो है रिगार्डलेस ऑफ द माइलेज, प्रोडक्शन ऑफ एक्सी, एक्सएफ एंड एफटाई सपोर्ट्स मॉडल इन द यूके जो है वो बंद कर दिए इन्होंने। असेंबली ऑफ सम एसयूवी भी जो है ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे हैं और प्रायोरिटाइज कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए। द स्विफ्ट इज ड्रिवन बाय द यूके का न्यू एमिशन रूल आया कि वो 22% जो नई कार है वो जीरो एमिशन के लिए होनी चाहिए। इसलिए अभी तक ये 18% पे बैठा है, इसलिए अब ये जैगुआर लैंड रोवर को जो है सारी इलेक्ट्रिक करने वाला है ये।
आज का वर्ड ऑफ द डे है ऑब्ड्यूरेसी। ऑब्ड्यूरेसी का मतलब होता है रिसोल्यूटनेस बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अनयील्डिंग एंड इनफ्लेक्सिबल, एडेमेंस बेसिकली। ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।